नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक। मैं हूं श्वेता सिंह। 2013 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दंगे हुए। इस दंगों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन हुआ। उसने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। सवाल यह है कि अखिलेश सरकार कब विधानसभा के पटल पर इस रिपोर्ट को पेश करती है। लेकिन सबसे बढ़कर जो सवाल है वो ये कि दोषी है कौन और इंसाफ मिलेगा कैसे। 2 साल 13 दिन में रिपोर्ट हमने दे दी। 478 लोगों के मैंने बयान लिए हैं, जिसमें 377 लोग पब्लिक के हैं, 101 अधिकारी हैं, जिसमें प्रमुख सचिव गृह हैं, डीजीपी हैं और बड़े बड़े अधिकारी हैं, और जुडिशियल कमीशन था। जैसे एक न्यायालय में गवाही रिकॉर्ड होती है, उसी तरह एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ और जिरह हुई। तो जस्टिस विष्णु सहाय की मुजफ्फरनगर दंगों पर जांच रिपोर्ट राज्यपाल के हाथों में होते हुए राज्य सरकार तक पहुंच गई है। 775 पेज की जांच रिपोर्ट में पड़ताल है कि मुजफ्फरनगर दंगे क्यों और कैसे हुए और इसका दोषी कौन है। 2013 में हुए इस दंगे में 40,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे, जिन्हें आज भी घर नसीब नहीं हुआ है। लेकिन जांच आयोग की रिपोर्ट सामने आने के बाद उन्हें इंसाफ का इंतजार जरूर है। अजी नहीं, अन्याय कुछ नहीं मिल पाएगा। जो मान लीजिए जिन्होंने कत्ल किया, आगजनी की, वो जो है पहले तो बात पकड़े नहीं गए, कुछ लोग तो बाहर से बाहर ही जमानत हो गई, और जिनके नाम दर्ज रिपोर्ट है उनको भी जो है साथ के साथ ही छोड़ दिया जा रहा। अजी न्याय के ऊपर ही है, मतलब न्याय इंशाअल्लाह हमें खुदा की जात से भी, और न्याय आयोग जो थे हमारे विष्णु सहाय जी, जो हमारे मुजफ्फरनगर उसमें मंडी परिसर में बैठे हुए थे, उनसे हमें पूरी उम्मीद है और खुदा की जात से, पहले तो खुदा की जात से यकीन है कि वो मतलब हमारा पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन सवाल है कि क्या दंगों के दोषियों को सजा मिल पाएगी, क्योंकि पहले कहा गया कि दंगों के दोषियों के रूप में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नेताओं के नाम रिपोर्ट में हैं। लेकिन जैसे ही इस बात का हल्ला मचा, खुद जस्टिस सहाय ने इशारों में इस बात को खारिज कर दिया। No comment, no comment, no comment. There was absolutely no political interference. I can say that. फिर उत्तर प्रदेश में 2017 में चुनाव होने हैं और सूबे की सरकार जांच नतीजों का भूत सामने लाकर क्या राजनीतिक जोखिम लेना चाहेगी, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर जांच रिपोर्ट में किसी राजनेता का नाम है ही नहीं, तो फिर जांच नतीजों का मतलब है क्या। फिलहाल गेंद अब अखिलेश सरकार के पाले में है, लेकिन मामले की संवेदनशीलता और उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी की सरकार इस मामले में कोई सख्त कदम उठा पाएगी। कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी है ये, उन्हीं की हम बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अमेरिका की तरफ चलते हैं। अब निवेश लाने की कोशिश में हैं, अपने मिशन में जुटे हुए हैं। इस कड़ी में आज उन्होंने अमेरिकी कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक की। लेकिन आयरलैंड में उन्होंने जो एक बयान दिया था, उसने आज भारत में राजनीति को गरमाए हुए रखा। दरअसल आयरलैंड में प्रधानमंत्री का स्वागत संस्कृत गान से हुआ था। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में संस्कृत श्लोक में स्वागत किया गया होता तो सेक्युलरिज्म पर सवाल खड़े कर दिए जाते। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं था जब पीएम ने संस्कृत या गीता के बहाने विदेशी जमीन पर रहते हुए विरोधियों पर निशाना साधा हो। पहले मोदी के ऐसे बयानों को ही सुन लेते हैं। अब आयरिश बच्चे संस्कृत में मंत्रोच्चार कर रहे हैं, स्वागत गान गा रहे हैं। लेकिन ये खुशी की बात है, आयरलैंड में तो हम ये कर सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा कुछ करते तो पता नहीं। सेक्युलरिज्म पर सके सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। देखिए, एक जमाना था यहां पर रेडियो न्यूज संस्कृत में हुआ करते थे, जबकि भारत में नहीं होते थे, क्योंकि वहां पता नहीं वो सेक्युलरिज्म का ऐसा तूफान खड़ा हुआ है कि उनको संस्कृत सुनने में भी सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ जाता है। सामान्य रूप से दो देश के प्रमुख लोग मिलते हैं तो एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। आपको जानकर के खुशी होगी, मैं गिफ्ट देने के लिए गीता ले आया था, भगवत गीता। मैं नहीं जानता हिंदुस्तान में क्या होगा, शायद एक टीवी डिबेट चलेगी इस पर, हमारे सारे सेक्युलर मित्र बड़ा तूफान खड़ा कर देंगे। ये मोदी अपने आप में समझता क्या है, गीता लेके गया मतलब उसने उसको भी कम्युनल कर दिया।
यानी जब मौका मिला प्रधानमंत्री ने विदेशी जमीन पर संस्कृत का सवाल भी उठाया, गीता का सवाल भी उठाया। इसी बहाने खुद को सेक्युलरिज्म का झंडा बरदार कहने वालों पर निशाना भी साधा। लेकिन सवाल यह है कि इससे हासिल क्या हुआ? तो हर बार विदेशी जमीन पर संस्कृत या गीता के बहाने देश की कथित सेकुलर जमात पर निशाना साधकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहना क्या चाहते हैं। लेकिन असल मुद्दा तो विदेशी जमीन पर घरेलू मसलों को लेकर विरोधियों को आड़े हाथों लेने का है। क्योंकि क्या कभी किसी ने धर्मनिरपेक्षता को संस्कृत विरोधी बताया या संस्कृत को कभी एंटी सेकुलर कहा गया? क्या कभी कथित सेकुलरवादियों ने दूरदर्शन या आकाशवाणी के संस्कृत बुलेटिन का धार्मिक आधार पर विरोध किया? क्या स्कूलों से संस्कृत हटाने की कोई रणनीतिक साजिश हुई? 2001 की जनगणना में भारत में संस्कृत बोलने वाले लोगों की कुल संख्या 14,135 थी। यानी संस्कृत पढ़ने लिखने वाले लोग देश में ज्यादा नहीं है, ये सच है। कांग्रेस ने संस्कृत की महत्ता कभी समझी नहीं, ये भी सच है। क्योंकि आकाशवाणी और दूरदर्शन पर संस्कृत बुलेटिन शुरू ही तब किया गया जब 60 के दशक में संसद का एक प्रतिनिधिमंडल जर्मनी गया और वहां उसने देखा कि एक रेडियो स्टेशन पर नियमित संस्कृत का बुलेटिन प्रसारित होता है। बीजेपी संस्कृत को प्रमोट करना चाहती है तो ये भी अच्छी बात है, लेकिन विरोधियों को संस्कृत के बहाने कटघरे में खड़ा कर मोदी विवाद से ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि कथित सेकुलरवादियों के पास मोदी को कटघरे में खड़ा करने के लिए कई मुद्दे हैं। आज तक ब्यूरो। दिलचस्प यह है कि जब जब मोदी ने कहा कि इस बात पर विवाद छिड़ेगा, उस बात पर विवाद छिड़ा भी। खैर, न्यूयॉर्क में सीईओ से किस मोदी की मुलाकात हुई, जिसमें तमाम बड़ी कंपनियों से पीएम रूबरू हुए। प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे में जब बताया गया था, जब तैयारियां चल रही थी और ये कहा गया था कि प्रधानमंत्री वहां पर मेक इन इंडिया को जोर शोर से उठाएंगे और तमाम सीईओ से मुलाकात करेंगे, उस दौरान कई खबरें आई कि बड़ी बड़ी कंपनियों के जो सीईओ हैं उन्होंने अपने दूसरे दौरों को रद्द किया था ताकि वो पीएम मोदी से मुलाकात कर सकें। अब ये मुलाकात विदेशी निवेश में कितना तब्दील हो पाएगी, ये देखना अहम होगा। प्रधानमंत्री के विदेश दौरे पर एक तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा है कि कितने पैसे वहां पर खर्च हुए हैं, लेकिन अगर वो खर्च करोड़ों के निवेश में तब्दील हो सके तब एक बहुत बड़ी उपलब्धि हिंदुस्तान के लिए, मेक इन इंडिया की मुहिम के लिए। यह मुलाकात बेहद अहम, इस दौरे पर नजरें इसी मुलाकात की वजह से सबसे ज्यादा हिंदुस्तान की टिकी होनी चाहिए। बहरहाल सवाल उठाने में विपक्ष आगे है। विपक्ष इस बात पर एक बार फिर सवाल उठाने लगा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विदेश दौरों पर जाते हैं तो वहां से निकल कर क्या आता है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास एक भारी भरकम मुद्दा है, वो ये कि राहुल गांधी एक बार फिर छुट्टी पर गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी दोनों इस वक्त अमेरिका में हैं, लेकिन उनके वहां होने पर हंगामा यहां मचा है। इस कदर की बीजेपी कांग्रेस से राहुल का पता पूछ रही है तो कांग्रेस बीजेपी से प्रधानमंत्री के विदेश दौरों का हिसाब किताब। प्रधानमंत्री जी चाइना गए, $14 बिलियन का निवेश लेकर आए, पर क्या वो निवेश आ पाया? देश को क्या हासिल हुआ? प्रधानमंत्री जी जापान गए, 3.5 ट्रिलियन येन या $33 बिलियन का लगभग निवेश लाए, पर क्या वो निवेश आ पाया? तो हम कांग्रेस पार्टी से ये डिमांड करते हैं, कांग्रेस पार्टी से जनता ये अपेक्षा करती है कि वो सच के इसके बारे में सच क्या है ये बताएं। कांग्रेस पार्टी और अपने नेता को लेकर क्यों गलत जानकारी दे रहे हैं, क्यों इस बात को छुपा रहे हैं? दरअसल राहुल को लेकर विवाद खुद कांग्रेस ने खड़ा किया है, क्योंकि 23 फरवरी को जब अचानक राहुल लंबी छुट्टी पर चले गए थे तो उस दौरे को गोपनीय रखा गया। और इस बार 22 सितंबर को जब राहुल अमेरिका रवाना हुए तो पहले कहा गया कि वो निजी यात्रा पर गए हैं, फिर कहा गया कि वो स्पेन में कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने गए हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के दावों को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस जिस कॉन्फ्रेंस की बात कर रही है वो तो जून में ही हो चुकी है और असलियत यह है कि बिहार चुनावों से दूर रखने के लिए राहुल को जबरदस्ती छुट्टी पर भेजा गया है। अब चुनाव है देश में, बिहार के अंदर में, तो शायद विदेश फिर गए घूमने के लिए। पार्टी ने कहा कोई कॉन्फ्रेंस के लिए गए, अब एक विवाद उस पर भी खड़ा हो गया कॉन्फ्रेंस में। वो कॉन्फ्रेंस जून जुलाई में खत्म हो गई थी,
तो ये प्रश्न कहां है, ये तो लगातार देश पूछता रहता है। कांग्रेस पार्टी इसका जवाब दे। लेकिन मुद्दा राहुल या मोदी के विदेश दौरों पर उठते सवालों का नहीं। सवाल है कि सत्ता और विपक्ष में इतनी तल्खी क्यों है कि प्रधानमंत्री के विदेश दौरे के बीच विपक्ष उनके तमाम विदेशी दौरों को कटघरे में खड़ा करने से नहीं हिचकता और सत्ता पक्ष विपक्ष को जवाब देने के लिए निजी दौरे तक को हथियार बनाने से नहीं हिचकता। कांग्रेस ने राहुल के दौरों को इतना गोपनीय बना दिया है कि अब आम लोगों की दिलचस्पी भी ये जानने में होती है कि राहुल गए कहां। उधर विदेशी दौरों पर जिस तरह मोदी ने लगातार कांग्रेस पर वार किए, उसके बाद से कांग्रेस तिलमिलाई हुई है। अब ये जो कठिनाइयां हैं वो मुझे विरासत में मिली है। यानी मोदी ने कांग्रेस को विदेशी जमीन से घेरा तो कांग्रेस ने उस परंपरा को तोड़ दिया जिसमें विदेशी दौरे पर गए पीएम की आलोचना न करने का रिवाज था। यानी सच यही है कि विदेशी जमीन पर भले मोदी का स्वागत हो रहा, लेकिन उनके अपने देश में विपक्ष लोगों को यही मैसेज दे रहा है कि इन दौरों पर सिवाय जनता के पैसे की बर्बादी के कुछ नहीं हो रहा। पार्टी, विचारधारा, सरकार और विपक्ष, ये सब देश के भीतर की चीजें हैं। कोई भी हिंदुस्तानी जब देश के बाहर होता है तो उसकी सबसे बड़ी पहचान एक ही होती है और वो होती है हिंदुस्तानी होने की पहचान। उम्मीद की जानी चाहिए कि आपसी मतभेद निपटाते समय हमारे नेता इस बात का ख्याल रखें कि इससे देश की छवि धूमिल न हो। रीमा पराशर के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक।